नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं हूँ उर्मिल सखी, हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। दस्तक दिल की बात कलम से एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें दस्तक देते हैं वो शख्सियत, वो लोग जो कि अदब की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जिन शख्सियत ने दस्तक दी है, जी हाँ, वे जानी मानी शख्सियत हैं। राष्ट्रीय स्तर के, देश विदेश की पत्रिकाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन और इसके अलावा टीवी, रेडियो, दूरदर्शन, सभी चैनल्स जिन पर वो जाते हैं, अपनी पहचान रखते हैं और जो है आज हमारे स्टूडियो में हैं, आज हमारे बीच हैं। तो सबसे पहले आज हम उनका स्वागत करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रविंद्र कुमार भगत जी की, जो कि आज के हमारे मेहमान हैं। रविंद्र जी, आपका स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और नए साल की शुभकामनाएं, मुबारक। जी जी, आपका इस्तकबाल तो हम करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। तो कुछ सवालों के साथ आगाज कर लूँ कविताओं से, क्योंकि थोड़ा परिचय भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आपकी नौकरी आपने क्या की है, मतलब आपने रोजी रोटी के लिए क्या प्रोफेशन अपनाया, तो ज़रा अपने बारे में बताइए आज हमें। मेरा जन्म जी आज़ादी से पहले पाकिस्तान में सियालकोट में हुआ। जी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब क्या बंटवारे के टाइम क्या क्या तशद्दुद हुई। लोगों अपने बुजुर्गों से सुनते थे। जब हम हिंदुस्तान में हमारे बुजुर्ग पहुंचे 47 में, 48 में, तो मैंने उनको देखा, खेती करते देखा। तो मुझे भी खेती आते, सवाए हाल चलाने के बाकी सारा काम किया मैंने। अच्छा भी जी। स्कूल में पढ़ते पढ़ते। जी जी। तो मैंने जो मेरी हायर एजुकेशन है जी, जलंधर से दोबा कॉलेज से हुई थी। जी। तो उस टाइम उसके बाद स्कूल में जब थे तो हमारे टीचर जो है वो लिखते थे जी, और हमें लिखना सिखाते थे। जी। छंद बहरिए वो भी सिखाते थे। और वहीं से मुझे लिखने का जो चस्का कह सकते हैं, हाँ, वो लगा। अब मुझे पता ही लगा कब लिखते लिखते कभी बन गए और यहाँ तक। तो कहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन कहाँ हुई, नौकरी क्या की आपने? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की दोबा कॉलेज से ही, जलंधर से। जी। उसके बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरी सिलेक्शन हुई और मैं वहाँ पर सीनियर रिटायर हुआ हूँ। 2004 में मेरी पहली किताब आ गई थी। उसके पहले जितना कॉलेज स्कूल की मेरी कविताएं थी वो सारी इकट्ठी करके मैंने एक किताब निकाली थी जो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर ने रिलीज की थी। क्या बात है। तो फिर आपने नौकरी क्या की आपने? मैं ऑडिट एंड अकाउंट्स में था, सेंट्रल गवर्नमेंट में था। तो उस पीरियड में मैंने लिखना छोड़ दिया था जी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ों पे विश्वास करता हूँ। महात्मा टॉलस्टॉय के 3 है कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन सा है, और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है। जी बिल्कुल। तो मैं जो भी काम करता हूँ पूरी तन्मयता से अपने दिल लगा कर करता हूँ। तो कहने का मतलब जब आपने नौकरी शुरू करी तो कुछ समय के लिए आपका लेखन छूट गया? हाँ, उससे पहले स्कूल में लिखता रहा हूँ मैं। जी। उस टाइम वीर प्रताप बड़ा टॉप पे होता था अखबार, वीरेंद्र जी निकालते थे। उन्होंने तरुण परिषद बनाई थी एक, तब मैं 8th 9th में था। तो हमारे टीचर जो थे, एक प्रेसिडेंट थे हमारे, जो मेन टीचर हिंदी के थे। अच्छा। और मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया हुआ था। अच्छा। और जितने राइटर थे, स्टूडेंट राइटर या दूसरे शहर के, हम महीने में 1-2 बार मीटिंग किया करते थे। अच्छा। एक दूसरे से गिव एंड टेक, सुनानी कविताएं सुननी। तो बस ऐसे चलता रहा। स्कूल में किया, उसके बाद अखबारों में भी छपता रहा। उसी टाइम स्कूल टाइम में सबसे पहले मेरी कविताएं छपी, उनमें भी उस तो कहने का मतलब कि आपकी बाल्यावस्था से ही आपका जो है रचना धर्मिता शुरू हो गई। बाल्यावस्था कह लीजिए। जब चाइना की वार हुई थी ना, तो मैंने लिखा था, निकल पड़े हैं वीर भारती, चाओ रावण की लंका ढाने, वो देखो उत्तर की ओर कैसा मचा हुआ है शोर,
जहाँ पे जूझ रहे परवाने, भारत माँ की लाज बताने, निकल पड़े हैं वीर भारती, चाओ रावण की लंका ढाने। उस वक्त आपने ये कविता लिखी हाँ, थी? उस टाइम लिखी तो थी। अभी ये 62-63 की बात। अच्छा अच्छा। तो ये आपकी आप लगा लिए कब से मैं बचपन से लिख रहा हूँ। क्या बात है। और ड्रामों में भी हम हिस्सा लेते थे जी, डिबेट में भी हिस्सा लेते थे जी। और तब से साहित्य की तरह इसीलिए आप जो है ऑलराउंडर हैं। तो थैंक यू बहुत। सबसे पहले मुझे अच्छा, ये तो हमारी हो गई बात कि आपने कब से लिखना शुरू किया। तो दूसरा ये है कि पहली पुस्तक आपकी कब प्रकाशित हुई? पहली पुस्तक मेरी रिटायरमेंट के बाद ही, मैंने बताया ना रिटायरमेंट में मैंने कुछ, जब मैं रोटरी में था तो हम सारे सोशल वर्क के सारे काम करते थे। मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके क्लब लेवल से मुझे जिम्मेवारी मिली हुई थी और हमने पूरी तरह से निभाई। और इसीलिए और वहाँ जब हम मीटिंग करते थे आज जनरल सेक्रेटरी में, तो हम बैठ जाते थे रोटेरियन सारे। अच्छा। वीकली मीटिंग होती थी तो उसमें ये होता था, मैं कहता था सबको आप कुछ सुना, आप कुछ सुना। तो वहाँ से मुझे फिर चस्का लगा लिखने का, दोबारा शुरू हो गया। और फिर मैंने ना रिटायरमेंट से कुछ पहले अपनी वो पुरानी स्कूल कॉलेज के टाइम भी मैं लिखता था। तो कॉलेज के टाइम मैगजीन में छपते थे, वो सारी इकट्ठी करके पहली किताब निकाली थी। कौन से सन में? सागर का उपहार 2004 में सागर 2004 में निकाली थी। और मेरे ख्याल से ये पुस्तक जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री जी के हाथों ही इसका विमोचन हुआ। मैंने पहले बोला ना, जी जी, हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने, देखिए ना, पहली ही किताब पहली ही पुस्तक प्रकाशित और वो भी मुख्यमंत्री जी के हाथों जो है उसका जो है विमोचन होना बहुत बड़ी बात है। तो वीरेंद्र जी, जो दूसरी बात मैं कहूँगी कि आप किन किन विषय पे लिखते हैं? वैसे तो आप गज़ल भी कहते हैं, कविता भी कहते हैं, आप कहानी भी कहते हैं, दोहे भी कहते हैं, आप सभी विधाओं में लगभग लिखते हैं। तो आपकी मुख्य फेवरेट यानी आपके दिल के करीब कौन सी विधा है? मेरे दिल के करीब अपना कविता है, गज़लें हैं। जी जी, इनमें ज्यादा रस आता है मुझे, कविताओं में आपको ज्यादा रस, गजल और कविता। जी, तो हम बातें भी करेंगे लेकिन बातों के साथ साथ तो आगाज करते हैं आपकी कविताओं से। इरशाद जी, सुनाइए अपनी कविताएं, क्योंकि हम बातें भी करेंगे, बातों के साथ साथ बातों से आपके जीवन के बारे में जानने को मिलेगा और आपकी रचनाओं से आपकी रचना धर्मिता का लोगों को, हमारे दर्शकों को ज्ञान होगा। पहले तो मैं आपको एक देश प्रेम की कविता सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। जो लेटेस्ट समझिए जी। तो एक संस्था ने आजादी का अमृत जी महोत्सव जी किया है। जी जी। उसमें मुझे उन्होंने नवाजा भी है, अवार्ड दिया है। और उसमें ये कविता थी और भी थी, पर उन्होंने जब किताब निकाली है जी अभी पिछले महीने, तो ये कविता उसमें दोबारा छापी है, घर घर तिरंगा वाली, मिट्टी पानी देश का। जी जी, सुनाइए। मिट्टी पानी देश का, हाँ। थोड़ी सी मिट्टी पानी देश का, थोड़ी सी मिट्टी पानी देश का, थोड़ा मुझे आकाश दे दो। हाँ। थोड़ी सी मिट्टी पानी देश का, थोड़ा मुझे आकाश दे दो, जिस पर रहे नाज सदा, ऐसा मुझे एहसास दे दो। एहसास दे दो, ऐसा मुझे एहसास दे दो। रीति ना हो प्यार की गलियां, रीति ना हो, रीति खाली ना, सोनी ना हो। रीति ना हो प्यार की गलियां, ना चेहरों पर उदासी हो, किसी के चेहरे पर उदासी नजर ना आए। जो भी नागरिक है खुश रहे, है ना, प्यार मोहब्बत से रहे। ना चेहरों पर उदासी, झूम उठे तन मन सब, ऐसा ही मधुमास दे दो। क्या बात है, झूम उठे तन मन ऐसा मधुमास दे दो। क्या बात है। भूले नहीं आदर्श भावना जी, जो हमारी संस्कृति आदर्श है उसको हम नहीं भूले जी। भूले नहीं आदर्श भावना, गंगा जल की प्यास दे दो। क्या बात है। गंगा जल से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है ना। दे दो मुझे भाईचारा ऐसा, आपस में प्रेम भाव भाईचारा ऐसा दे दो। सुगढ़ मित्र साथ दे दो, सुगढ़ सियाने जो अच्छे मित्र हैं वही मिले, सारे आपस में मित्रता से प्यार भाव से रहें। ऐ मालिक खंड खंड नहीं, भगवान से अरदास है, खंड खंड नहीं, टुकड़े टुकड़े, कान कान नहीं, विश्वव्यापी उल्लास दे दो। क्या बात है, विश्वव्यापी उल्लास दे दो। सारा संसार खुश रहे, उल्लास में रहे। हाँ। और माथे पर लगा धन्य हो जाऊं, मुझे वतने खाक दे दो। क्या बात, मुझे वतने खाक दे दो। देश प्रेम से कम न लूंगा, देश प्रेम से कम न लूंगा, स्वर्ग चाहे 1000 दे दो,
स्वर्ग चाहे हजार दे दो, देश प्रेम से कम न लूंगा, थोड़ी मिट्टी पानी देश का, थोड़ा मुझे आकाश दे दो, थोड़ा मुझे आकाश। मेरी अगली छोटी सी कविता है, अलग रंग की है। अच्छा। जिसका शीर्षक है जवानी। जवानी युवा लोगों के बारे में है जी। तो देखिए, चींटी के पर निकल आए हैं, चींटी के पर निकल आए हैं, नाचती है इतराती है आवेग से। अच्छा। नाचती है इतराती है वेग से, इधर उधर भागम भाग करती है, इधर उधर भागम भाग करती है, मुस्कुराती है। क्या बात है, चींटी मुस्कुराती है। इधर उधर चींटी के पर निकल आए हैं, नाचती है इतराती है आवेग से, इधर उधर भागम भाग करती है, मुस्कुराती है। आपने मुहावरा इस्तेमाल कर लिया यहाँ, चींटी के पर निकल आए जी। भीतर को कुरेदती है। अच्छा। जरूरी नहीं इंसान सोचते हैं, कीड़े मकोड़े जानवर भी सोचते हैं, सब सोचते हैं। सही बात। भीतर से भीतर को कुरेदती है, अपने को सहेजती है, वस्तुओं को संजोती है। देखा होगा कैसे, बिल्कुल है ना। तो जागती ज्यादा और कम सोती है, जागती ज्यादा कम सोती है। युवाओं की दशा कुछ ऐसी ही होती है, युवाओं की दशा कुछ ऐसी ही होती है। सही बात है, युवाओं की दशा ऐसी ही होती है। तो कविताओं पर तो हम बात करेंगे, तो जरा से आपसे सवाल भी कर ले। हाँ जी, अनुमति हो तो जी। तो ये बताइए कि आपकी प्रेरणा कौन है, खास तौर पर जब आप इतना लिख रहे हैं, शुरुआत भी हो गई आपकी, तो आपकी प्रेरणा कौन है? मुझे मतलब हम सब ये जानना चाहते हैं। प्रेरणा का जहाँ तक सवाल है जी, मैंने 14 साल की एज तक जब टीचर्स ने मुझे उत्साहित किया लिखने के लिए, गाइड भी किया, तो मैंने बहुत सारी किताब पढ़ी। अच्छा। रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, और वेदांत का सारांश पढ़े जी। और जितने किस्से कहानियां प्रचलित हैं पंजाबी हिंदी की, वो पढ़ी जी। तो मुझे महादेवी वर्मा जी उस टाइम बड़े मशहूर थे जी, और दिनकर जी, और हिंदी के जितने भी राइटर हैं, और दोहे लिखने वाले भी, सूरदास जी हो गए, कबीर जी हो गए, ये सब मैंने पढ़े उस टाइम। कितनी उम्र थी आपकी जब आपने ये सब पढ़ा? 14-15 साल का था। अच्छा, 14-15 साल की उम्र तक आपने वेद, गीता, भगवत और रामायण और सभी शास्त्र पढ़ लिए? मुझे अभी बीच बीच में कभी कभी याद आ जाता है, इतनी भूला नहीं हूँ जी। तो क्या बात है। उसके बाद मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि देखिए ना, ये है भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के संस्कार कि परिवार का माहौल है, या इस घर पे कोई भी घर हो जिसमें वेद, शास्त्र और ये सब चीज़ें होती हैं, और 14 वर्ष की आयु तक सभी जो हैं इन शास्त्रों को भी अध्ययन कर लेता है, तो सोचिए ना कि उनका मकाम क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बदल जाता है। तो बिल्कुल R.K. भगत जी की तरह से। तो जी। तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान की दिमागी स्टेट क्या होगी, स्टेटस क्या होगा। सही बात है। तो लगन लगने से, धार्मिक लगन लगने से, अच्छा, है ना, हाँ। मेरा दिल जिसको कहते हैं ना सन्यास की तरफ उधर चला गया कि दुनिया में क्या है, ये है वो है। तो मैं 15 साल की उम्र में 5वीं पास करने के बाद, अच्छा, वो अध्ययन करने के बाद मैं पहाड़ों में गया था। अच्छा। भक्ति करने के लिए। 15 साल की उम्र में आप भक्ति करने भी निकल गए। वो तो होना ही था। जब इतनी कम उम्र में आपने 14 साल की उम्र में वेद, शास्त्र, रामायण, महाभारत और इतना ज्ञान दर्शन अर्जित कर लिया, तो दुनिया से कहाँ मोह रहेगा। तो देखिए ना, 15 साल की उम्र में आप जो है भगत बनने भी निकले। तो ये जो आपका उपनाम है, उसी से मेरे मन भगत नाम जो है आपका, मेरा तखल्लुस है। क्या बात है। तो आप देखिए, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, है ना, घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा, जो भी मुझे साधु सन्यासी जो मंदिरों में मिले, तो मेरे मन में आया कि संसार को त्यागने का इंसान के कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी। है? हाँ। क्यों कि जो लोग बैठे हैं,
ये जो इनको पैसा मिलता है पब्लिक से मिलता है, इनने जो भगवे कपड़े पहने हैं जो पहने हैं वो भी कोई बनाने वाले, उसमें हजारों लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो कहने का और मतलब कमंडल भी जो उठाया हुआ है वो भी कई फैक्ट्री में बना है ना। तो संसार से बच के कोई नहीं जा सकता और बचना भी नहीं चाहिए इंसान का, दुनिया में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए ना। तब मैं फिर वापस आया। क्या बात है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि कम उम्र में इतना पढ़ना लिखना, शास्त्रों का ज्ञान होना, फिर भक्ति मार्ग को प्रशस्त होना, घर गृहस्थियों से दूर होना, फिर वहाँ की साधु संत, जो सभी साधु संत नहीं लेकिन बाहरी आडंबर जो होता है काफी हद तक होता है ना, उनको देखकर फिर ये वापस उसी मोड़ पर आ गए। इनको लगा कि यहाँ भी दिखावा है, यहाँ भी बहरूपी काफी है, और इस तरह से फिर वो फिर से उन्मुख हो गए इस तरफ, यानी गृहस्थी की ओर। तो आपने दोनों स्वाद चख लिए कम समय में। तब आकर जी फिर दोबारा मैंने स्टडी शुरू की। अच्छा जी। 6वीं क्लास से। और फिर कॉलेज में, स्कूल में, जैसा मैंने बताया, लिखना शुरू किया, लिखते रहे, कॉलेज में भी छपते रहे, मैगजीन में भी छपते रहे। वो आपने बताया। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब मुझे गवर्नमेंट सर्विस मिल गई सेंटर की ऑडिट ऑफिस में, तो शिमला में मैंने ज्वाइन किया जी। उसके बाद मैंने लिखना छोड़ दिया। क्योंकि मैंने पहले बताया कि मैं एक समय पे आप एक ही काम करते हैं, एक समय पे एक पूरे तमन्ना से काम करता हूँ। तो रिटायरमेंट से पहले जैसे मैंने कहा रोटरी में आने, रोटरी ने मुझे बहुत कुछ दिया। रोटरी मुझे लीड करना सिखाया, बात करना सिखाया, और नए सिरे से लिखने का जो है ना, फिर मुझे उतावलापन हुआ, क्योंकि पढ़ने से ऐसा होता था, अंदर से आवाज उठती, लिखो लिखो। कभी रात को, आधी रात को कोई आइडिया आ गया तो लिख दिया, सुबह उठे लिख दिया। मेरा लिखने का कोई टाइम नहीं है। सही बात है। तो तब से दोबारा शुरू किया मैंने, जो पहली किताब आपको बताया वो छपी। तो अब तक आपकी कितनी पुस्तकें आ चुकी हैं? अभी तक मेरी 10-11 तो हैं जी। अभी कुछ पाइपलाइन में आने वाली हैं जी। इंग्लिश में भी मैं लिखता हूँ, इंग्लिश की कविता इकट्ठी कर रहा हूँ अपनी जी। पंजाबी में भी पंजाबी में भी लिखता हूँ, अनुवाद किया है तीनों भाषाओं में, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश, तीनों का। इंग्लिश की मेरी किताब कोई नहीं आई है, पंजाबी की किताबें 2। लेकिन आपने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है? अंग्रेजी से हिंदी में। ऐसे है कि मेरे एक दोस्त हैं, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में जी। उन्होंने यात्रा की थी रिटायरमेंट के बाद, 70 साल की एज में मानसरोवर यात्रा की थी। तो वहां से उन्होंने एक मैगजीन में छपा, वो 7-8 पेज का विद कलर्ड फोटोग्राफ्स। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा हिंदी में ट्रांसलेशन कर दो जी। वो ट्रांसलेशन मैंने हिंदी में किया, जो कि दिल्ली लाइव में मैगजीन में उन्होंने छपा हुआ है। तो हिंदी, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन जी। इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं जी, भास्कर जी करते हैं। उनकी 3 कहानियों का मैंने पंजाबी से हिंदी अनुवाद किया है, और मेरी एक कहानी का उन्होंने हिंदी से पंजाबी अनुवाद किया है। जी हाँ, वो पंजाबी में करते हैं। तो इसलिए मैं ट्रांसलेशन भी करता हूं। बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है आपकी। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं, पंजाबी से भी हिंदी में करते हैं, पंजाबी में भी करते हैं। और आप इतनी सारी किताबें लेकर आपकी यहाँ पे रखी हैं, तो आपसे फायदा ना उठाए ये कैसे हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और जैसा हम अध्यात्म की बात कर रहे थे, भक्ति की बात कर रहे थे, इसी लाइन पे मेरी कुछ कविताएं बहुत सी है जी। आप सुनाइए। जैसे लक्ष्य है, चक्रव्यूह है, तृप्ति है। तो मैं आपको तृप्ति की ओर ले जाता हूँ। तृप्ति का मतलब पूरी सेटिस्फेक्शन, सैटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति है। तो ऐसा है कि तृप्ति क्या कहती है जी। इंसान बहुत कुछ सोचता है। अब कविता पे आइए। तो हेडिंग इसका मैंने तृप्ति रखा, शीर्षक जी। आवाज आई तृप्ति कहाँ हो तुम, आवाज आई तृप्ति कहाँ हो तुम, वह पर्दे के पीछे सकुचाई, जरा सी लरजाई, धीमी सी मुस्कुराई। वह पर्दे के पीछे सकुचाई, जरा सी लरजाई, धीमी सी मुस्कुराई, जैसे छुपा हो कुछ राज। कौन हो तुम, क्या ढूंढते हो, कौन हो तुम, क्या ढूंढते हो, कभी भी मनुष्य मुझ तक नहीं पहुंच पाया। तृप्ति बोलती है, तृप्ति बोलती है। असंख्य लोग मुझे पुकारते हैं, दूर से निहारते हैं,
मैं सबकी भेद जानती हूँ, हर एक को पहचानती हूँ। ये बात तृप्ति कह रही है? तृप्ति जी। कह रही है। मेरा नाम है तृप्ति, बोल दिया ना सुने। मैं सबके भेद जानती हूँ, हर एक को पहचानती हूँ। मेरा नाम है तृप्ति, मैं त्रिलोकी में रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ? त्रिलोकी में। त्रिलोकी में तीनों लोकों में रहती हूँ। तृप्ति कहती है। देवता तक मुझे नहीं पा सकते। इंसान तो तुम क्या करते हो, देवता तक मुझे नहीं पा सकते। तृप्ति उनको भी देखो, देवता की जंग कैसे दिखाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को श्राप देना, मारना, ये वो भी देवता भी ऐसे करते हैं। स्वर्ग के सीन देखे होंगे आपने के, वो हम नहीं बनाए तो किसी ने बनाए। तो देवता तक मुझे नहीं पा सकते, फिर मानव हो तुम तो इंसान हो। ये जान लो, अपने को पहचान लो। ये जान लो, अपने को पहचान लो। त्याग करो, संन्यास मत लो। वो मेरे वाली बात है कि ना, त्याग करो, संन्यास मत लो। जी, बहुत खूब। बहुत कम है लोग जिनका बनता है संजोग। संजोग से होता है सारा ही। सही। कि सन्यासी मत बनो, त्याग मत करो। तो जिनका बनता है संजोग, मेरी आगोश में आते हैं जी। इच्छाएं चाह सबकी होती है ना, मेरे गोश में आते हैं। सभी दुनियावी सुख भोग कर जाते हैं, केवल मूर्ख समझ नहीं पाते हैं। तृप्ति तृप्ति पुकारते, पर अपने भीतर नहीं निहारते। क्या? तृप्ति तृप्ति पुकारते, लोभ लालच की बात है ना, पर अपने भीतर नहीं निहारते। मैं कोई दासी बंधनी या प्रलोभन में आने वाली नहीं। मैं दासी बंधनी या प्रलोभन में आने वाली नहीं। मेरी भ्रिकुटी कभी तनी नहीं। स्वार्थ से मेरी कभी बनी नहीं। क्या बात है। स्वार्थ से मेरी कभी बनी नहीं। मुझे पाना है तो सुनो एक बात। उसने बताया ना, क्या हाल क्या बताया। मुझे पाना है तो सुनो एक बात, मंथन करो जगाओ विश्वास, सत्य कर्म की पकड़ो डोर। क्या बात है। सत्य बोलो, सबके कानों में रस घोलो। हे ईश्वर, सब तेरी माया, तूने सब संसार बनाया। मैं संसार में आया, हर सुविधा हर सुख पाया। क्या बात है। ये तसल्ली रखो दिल में। तृप्ति कह रही है, असल बात पर मोह नहीं लगाया कि दुनिया में रहते हुए मोह जिसको कहते हैं ना, लोभ लालच में नहीं फंसा मैं। एक त्याग की भावना इस तरह से रखो मन में। असल बात मैं पर मोह नहीं लगाया, कर्म निश्चित भाग्य निश्चित। कर्म निश्चित भाग्य निश्चित। क्यों हो असंतुष्ट, संतुष्ट हो। क्यों तुझे कुछ समझ में आया, तृप्ति ने मुझे क्या बतलाया। मन बोला कुछ संकुचाया, तो मन ने क्या कहा, धन्य धन्य हो निश्चयवान, तृप्ति का पाया वरदान। आती उनके पास जो नहीं रखते, तृप्ति आती उनके पास जो नहीं रखते। स्वार्थ ना आस ना निराश, स्वार्थ ना आस ना निराश। हर पल जिनका नहीं लगता रीता, सर्वहित सेवा में जिनका जीवन बीता। सर्वहित सेवा में जिनका जीवन बीता। अब आ जाई तृप्ति, कहाँ हो तुम। तृप्ति कहाँ हो तुम। और मैंने तो ये देखा है कि आपकी रचनाओं में आसक्ति भी है, विरक्ति भी है। कहीं तो आपने संन्यास लिया है और सन्यासी जीवन जीने वाले पथ पर जब आप चले हैं तो आपने वहाँ पे जब आडंबर देखा, आडंबर को देखकर फिर आप वापस से गृहस्थी की ओर मुड़े। तो आपने विरक्ति और आसक्ति दोनों स्वाद को आपने चखा है। तो मैंने थोड़ा आपके बारे में पढ़ा था कि आपने अपने जब आप विरक्ति को आए थे आसक्ति से होते हुए, और तो आपने चाय भी बनाई थी, चाय की भी दुकान खोली थी, कुछ ऐसा मैंने। वो भी पुरानी बात है। जब मैं पहाड़ों से लौटा जी, पहाड़ों की घटना ऐसी है कि मैंने कितनी ऐसे क्या बताएं, रात के 12 बजे हैं, मैं कहीं जंगल में पैदल चल के चढ़ रहा हूँ, पहाड़ की चोटी पे पहुंचा हूँ। जंगल ऐसा की आवाज आ रही भयंकर, है ना, कोई दूर दूर तक, और पक्षी जानवरों की रात आपको बताइए। बिल्कुल। तो वह इतनी हाइट से मैं गिरा था।
हाँ, मैंने आपके जीवन परिचय के साथ साथ आपकी मैंने किताबों में थोड़ा आपके बारे में पढ़ा, तो मैंने ये भी पढ़ा कि 15 बार आप मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। हाँ, बहुत, वो एक्सीडेंट की बात अलग है जी। 15 बार आपका एक्सीडेंट हुआ है? तो मैं लाइफ में, हाँ जी, लाइफ में 15 ऐसे चांस जाको राखे साइया मार सके ना कोई, मौत के मुंह से बचे। वो अलग बात है, वो तो बाद की बात है ना। जब मैं वापस लौटा तो दुनियादारी में फिर दोबारा शुरू किया अपना जीवन, नौकरी की, सब उस पीरियड की है, सारी लाइफ की है जी। वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है जब मैं भक्ति करने गया ना ऊपर भगवान के। अभी मैंने अब संसार त्याग दिया सिर्फ उसकी, तो मैं इतनी हाइट से गिरा था, कई 100 फुट नीचे, ऊपर से खड्ड में। अच्छा जी। तो नीचे पहुंचा, आप लाइए रात 12 बजे जब गिरते हैं तो 1 घंटे के बाद, 15-20 आधा घंटे के बाद मैं नीचे आऊँ, नीचे जंगल में जी एक नाला था, मैं अब जगह का वर्णन नहीं करूँगा जी। नाला था, उसमें तो दूर नाले के पार एक घर था जी। तो वहाँ एक बुजुर्ग लेडी थी, साथ बुलडॉग था बड़ा सा जी। उसने उसको बताया भी कोई आया ऊपर परली तरफ। अच्छा। तो वो सामने आ गई बेचारी, बर्तन पकड़ा था जी। तो मैंने जब देखा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने पकड़ के बिठा दिया हो। क्या बात है। इतने दरख्त, चट्टाने और पत्थर जो भी है लोड़े, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई देवीय शक्ति थी, मतलब इतनी ऊंची पहाड़ी से गिरने के बाद मैं यही आपको खरोंच तक नहीं आई, तो कोई देवीय शक्ति जरूर रही है कि जो आपको ऐसा ये महसूस हुआ कि पहाड़ से उठा के आपको समतल में बिठा दिया। दैवीय शक्ति जो है, मैं तो समझता हूँ कि अलर्ट भी करते रहते हैं, इतनी बार बचना है ना एक्सीडेंट से या अटैक से, है ना वो, और फिर उसे इतनी पहाड़ से चोटी से गिरना और एक इतनी खरोच भी नहीं आना। मैं समझता हूँ कि मेरे साथ भगवान की है, जिन देवी देवताओं के जो है उनके प्रताप से सब कुछ, बिल्कुल ठीक बात, उनकी कृपा से है सब कुछ। मैंने कभी जिंदगी में गरज नहीं किया, जो मिला जैसे हूँ, मैं अपने आप कहता हूँ जैसे हूँ ठीक हूँ, है ना जी। नहीं लोग करते हैं ये फलाना फलाना, है ना, ये नहीं मैं करता। मैं जैसे तृप्ति करी ना, मैं कोशिश करता हूँ तृप्ति तक पहुँचने की, और सच में आपकी कविताओं में नहीं, आपके जीवन में भी आप काफी हद तक तृप्त हैं। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगी कि जब इंसान भक्ति मार्ग और गृहस्थी मार्ग दोनों से रूबरू होता है तो जीवन में वो सब हासिल कर लेता है, और वो सब चीजें हासिल कर लेता है, बहुत कुछ जिंदगी से सीखता है। दिल के तो एक राइटर जो है ना, सभी कविताएं होती हैं, सभी दिल के नजदीक होते ये तो है, दिल से आवाज निकलता वही कागजों पे मतलब कि राइटर को अपने सारे बच्चे प्रिय होते हैं। और जहाँ तक आपने प्रकृति की बात की है जी, तो हमारे हिंदी कवि जैसे महादेवी वर्मा जी हुए, दिनकर जी हुए, निराला जी हुए, इनकी कविता में पढ़ी, सूरदास जी और दोहे जिन्हें हमारे संत कवि, उनको पढ़ा मैंने, उससे भी कुछ मन में बैठ गया। और बाकी मैं आपको पता ही है कि 35-40 साल हिमाचल में पहाड़ों में ही रहा हूँ, पहाड़ों में रहे, प्रकृति की गोद में रहे, प्रकृति की गोद में रहा हूँ, मैंने झरने, मतलब नदियाँ, झरने, नदियाँ, नाले, ग्लेशियर, बर्फ, सब कुछ देखा मैंने। तो जाहिर सी बात है प्रकृति प्रेम तो आना ही था। हाँ बिल्कुल, तो उसी वजह से। और उधर अंग्रेजी के जो इंग्लिश के राइटर है, जब मैंने हमें इंग्लिश किया तो उसमें आपको पता ही है विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह, है ना, टेनिसन जी, वो है ना, सारे प्रकृति सौंदर्य तो मेरा मतलब कि अनजाने में ही जी आप दिमाग पे असर हो जाता है, दिल भी बहक जाता है कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं। तो ये प्रकृति, मैं इसी वजह से अभी पहाड़ों की बात चल रही थी, तो अभी इसी पे एक मैं कविता आपको सुनाता हूँ पहाड़ों पर कि कैसे होता है रहन सहन वहाँ पहाड़ों में। जी जी, स्वागत है। इसका शीर्षक ही है पहाड़ी पर घर। क्या बात है। तो वैसे भगत जी एक बात तो है, पहाड़ी पर घर हो ये शायद हर किसी का सपना होता है, भीड़ भाड़ से दूर। हाँ, होता है ना। हाँ, तो ये मेरे तो किताब पे उतरा है ये, जी, है ना, कविता के रूप में उतरा और आप रहे ही वहाँ पे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका पहाड़ी पे घर तो जरूर रहा होगा। बिल्कुल। तो ये देखिए जी, आप अवलोकन करिए, दृश्य देखिए जी, पहाड़ी पर घर, छोटा सा सलोना,
पहाड़ी पर घर छोटा सा सलोना। पुराने घर, अब तो बिल्डिंगें बन गई ना, जब से पायलट सिस्टम सही आया बात ना, है। कंक्रीट जंगल बन गए हैं शहर भी। अदरवाइज जो पहाड़ी पे घर इस तरह के होते थे। जी जी बिल्कुल। पहाड़ी पर घर छोटा सा सलोना, दूर से लगे सुंदर सा खिलौना, रंग बिरंगा काठ का मेरा घर, रंग बिरंगा काठ का मेरा घर, लकड़ी और गारे के बने होते थे मकान सारे ना। बिल्कुल। विस्तृत नभ, खुला खुला नीला नीला, ऐसे खुला खुला वातावरण होता था। विस्तृत नभ, खुला खुला नीला नीला, कुछ टुकड़े बादल। सीन देखिए, कुछ टुकड़े बादल, फैल रहा दूर तक क्षितिज तक धरती माँ का आंचल। फैल रहा दूर तक क्षितिज तक धरती माँ का आंचल, जहाँ पृथ्वी आकाश मिलते हैं, क्षितिज तक दूर तक। तो किसने देखा चीर के सीना इन पहाड़ों का, अथाह विस्तार है जी इन जंगल बियाबानों का। क्या बात है। अथाह विस्तार है इन जंगल बियाबानों का। क्या क्या होता है, कंद मूल, सुरभित फूल, प्रतिकूल कभी अनुकूल। फिर से मुकर ये वाली पंक्तियां। अथाह विस्तार है इन जंगल बियाबानों का, कंद मूल सुरभित फूल, प्रतिकूल कभी अनुकूल, पवन बहती नदिया के साथ साथ, झरझर बहते निर्झर, झरझर बैठे निर्झर, मेरे चश्मे नाम पहाड़ों। इन जंगल बियाबानों का, कंद मूल सुरभित फूल, प्रतिकूल कभी अनुकूल, पवन बहती नदिया के साथ साथ, झरझर बहते निर्झर, गिरते जल प्रपात, छपाक 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 छपाक। ये पंक्तियां फिर से मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शक किसने देखा चीर के सीना इन पहाड़ों का, अथाह विस्तार है इन जंगल बियाबानों का, कंद मूल सुरभित फूल, प्रतिकूल कभी अनुकूल, पवन बहती नदिया के साथ साथ, झरझर बहते निर्झर, गिरते जल प्रपात, छपाक छपाक छपाक। क्या बात है। आगे देखिए, तस्वीर देखिए, रीति सी पग डंडी। पूरा मंजर खींच दिया आपने कविता में। ऐसे, रीति सी पग डंडी, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल विजुअलाइज हो रहा है। बिल्कुल कि टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पहाड़ियों की, बिल्कुल बिल्कुल मंजर मुखरित हो रहा है आपकी रचना से। रीति सी पगडंडी टेढ़ी मेढ़ी, सुनो दूर किसी ने बंसी की धुन छेड़ी। क्या बात। चरवाहे बंसियां बजाते हैं जब चराते हैं ना, हमने जाओ ना पहाड़ों में, दूर दूर आवाज आएगी। रीति सी पगडंडी टेढ़ी मेढ़ी, सुनो दूर किसी ने बंसी की धुन छेड़ी, हरित खेत सीढ़ियों जैसे, जी छोटे छोटे खेत होते हैं जी जी, हरित खेत सीढ़ियों जैसे, छोटी छोटी मेढ़े, मेढ़े समझते ना, बिल्कुल। हरित खेत सीढ़ियों जैसे, छोटी छोटी मेढ़े, रेवड़ लेकर चला चरवाहा, कुछ बकरियां ऊंट और भेड़े, कुछ बकरियां ऊंट और भेड़े और भेड़े। अब देखो ना कैसे चल रहे हैं, लाइन लगी है। सही बात। ऊंट चल रहे हैं, बकरियां चल रही हैं, बिल्कुल मंजर खिंच रहा है। कुछ बकरियां ऊंट और भेड़े। तो क्या है ये सारा सृष्टि का, ये बगिया ये फुलवारी, जैसे कोई नवेली दुल्हन ओढ़े है फुलकारी। क्या बात है, जैसे कोई नवेली दुल्हन, ये बगिया ये फुलवारी, ये बगिया ये फुलवारी, वो तो सारा वातावरण जो है ना, तो उसको कहा मैंने, जैसे कोई नवेली दुल्हन ओढ़े है फुलकारी, पेड़ों की शाखाओं पर हरी घास और पत्तों पर, पेड़ों की शाखाओं पर हरी घास पर, उनके पत्तों पर देखिए ना, तो झूल रहे हैं वो उसके मोती। क्या बात है। झूल रहे हैं वो उसके मोती, मधुमक्खी रही पराग को ढोती, मधुमक्खियां जा रही आ रही हैं फूलों पराग को ढोती, नाचे तितली, तितलियां भी आ गई हैं, नाचे तितली जलपान को निकली। अच्छा नाचे तितली जलपान को निकली। नन्हे मुन्ने हाथ बढ़ाया, छोटे बच्चे पीछे में भागते ना, नन्हे मुन्ने हाथ बढ़ाया, वो फिसली के वो फिसली। क्या बात है, क्या बात है। नाचे तितली जलपान को निकली, नन्हे मुन्ने हाथ बढ़ाया, वो फिसली के वो फिसली,
प्रकृति की छटा निराली, कैसे कैसे चित्रकार ने रंग बखेरे। भगवान ने देखो क्या उसकी कुदरत है। प्रकृति की छटा निराली, कैसे कैसे प्रकृति चित्रकार ने रंग बखेरे जी। स्वर्णिम शिखा भूधर की। सूर्य निकलता पहाड़ों जब निकलता स्वर्णिम याद है, तो ऊपर आपने देखा होगा चोटी पे सूर्य जब निकलता है तो कैसी है ना, बहुत लालिमा होती है। हाँ, लालिमा होती है। हाँ। तो वो स्वर्णिम शिखा भूधर की, भूधर माने पहाड़, पड़ी किरणें जब सूरज की। लालिमा छाई, आप पहली बात, लालिमा छाई धरा मुस्कुराई, आलोक फैला गृह उठजों में, घरों में झोंपड़ियों में सारे आलोक हो गया, उजाला हो गया। लालिमा छाई घटा धरा मुस्कुराई, आलोक फैला गृह उठजों में, नमस्कार कर रहा तपस्वी। सुबह सुबह उठते हैं लोग, तपस्वी क्या जनरल चीज है ना, तपस्वी सारे लोग जो पुजारी हैं पूजा करते हैं सुबह सुबह करते हैं, हमारे में तो रिवाज ही हिंदू में। तो नमस्कार कर रहा तपस्वी, कमंडल में भरकर जल, पुलकित है हर वस्तु चल और अचल। पुलकित है हर वस्तु चल और अचल। तो क्या कहा है मैंने, मेरी भावना है स्वर्ग की आबा और क्या होगी, इससे बढ़कर स्वर्ग क्या होगा। हर प्राणी का जीवन जहाँ हो सुख कर, स्वर्ग की आबा और क्या होगी। हर प्राणी का जीवन जहाँ हो सुख कर। इतने सुख चैन शांति से लोग रह रहे हैं, इससे बढ़िया स्वर्ग क्या हो सकता है। पहाड़ी पर घर छोटा सा सिलोना, दूर से लगे सुंदर सा खिलौना। क्या बात है जी। देखिए ना, पहाड़ी पर घर सुंदर सलोना, दूर से लगे छोटा सा खिलौना, प्रकृति प्रेम को बिंबित करती हुई कविताएं हैं। तो जी आर के भगत जी से आज आप रूबरू हुए दस्तक में। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दस्तक दी, बहुत बहुत मेहरबानी। और जल्द ही एक और नए मेहमान के साथ देंगे दस्तक, बहुत जल्द। अब दीजिए अनुमति, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, दर्शकों का भी, सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नए साल से मुबारक। जी।